सर क्या वजह बनी पीटीआई को छोड़ के पाकिस्तान ज़मीन पार्टी में शमूलियत? जब आपने पीटीआई छोड़ी तो पीटीआई का भी उस टाइम पीक टाइम था, तो लोग होते हैं कि वो बुरे वक्त में पार्टी को छोड़ते हैं, आपने अच्छे वक्त में पार्टी को छोड़ा। अच्छा सर, कोई शख्स बुनियाद बना पार्टी छोड़ने की या खुद से आपने छोड़ी या इमरान खान की क़यादत पे आपको भरोसा नहीं था? तो अभी जो रिसेंट जो पीटीआई की बहुत बुरी हालत है, तो खैर पीटीआई आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान ज़मीन पार्टी से है, तो आगे कराची के लिए पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के या हफीज़ुद्दीन के क्या प्लान्स हैं कराची के नौजवानों के लिए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के हेडक्वार्टर पे। तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के वाइस चेयरमैन और साबिक़ रुकन सूबाई असम्बली पीटीआई से जो थे हफीज़ुद्दीन भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या हाल है सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या वजह बनी पीटीआई को छोड़ के पाकिस्तान ज़मीन पार्टी में शमूलियत की? ये तो बड़ा आपने ज़बरदस्त सवाल कर दिया कि क्या वजह बनी। वजह तो ये बनी कि ये मालूम था कि पीटीआई क्या करने वाली है, क्या होने वाला है। पीटीआई डिलीवर नहीं कर सकती, ये अंदाज़ा था। तो इस वजह से पीटीआई से गुलू खलासी हासिल की और मालूम था कि काम करने वाला आदमी एक है मुस्तफ़ा कमाल, उसका साथ दिया और दे रहे हैं। अच्छा, जब आपने पीटीआई छोड़ी तो पीटीआई का भी उस टाइम पीक टाइम था, तो लोग होते हैं कि वो बुरे वक्त में पार्टी को छोड़ते हैं, आपने अच्छे वक्त में पार्टी को छोड़ा। देखिए, मैंने तो बहुत ही अच्छे वक्त में छोड़ा। ये लोग समझते थे, वो हैरान हो गए। आज तक पीटीआई खुद इस बात को समझ नहीं सकी कि मैंने क्यों छोड़ा, लेकिन अब सबके समझ में आ रहा है मैंने क्यों छोड़ा। तो हफीज़ भाई, पीटीआई में आपके क्या ओहदा था वहाँ पे कराची के? कराची ने मैं सिंध का सेक्रेटरी जनरल था। इनकी 17 रुकनी कोर कमेटी का मेंबर था, फाइनेंस कमेटी का मेंबर था। इस तरीके से मैं वहाँ के सही जिम्मेदारों में शुमार होता था। अच्छा सर, कोई शख्स बुनियाद बना पार्टी छोड़ने की या खुद से आपने छोड़ी या इमरान खान की क़यादत पे आपको भरोसा नहीं था? आपने जो आखिरी वाली बात की ना, कि वो बात बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि ये पार्टी पीटीआई डिलीवर नहीं कर सकती। जो इनका स्टाइल था, इनके साथ सारे ऐसे लोग जो कॉम्पिटेंट थे वो इनसे नाराज़ होते चले गए। मिसाल के तौर पे तस्नीम नूरानी, मिसाल के तौर पर हामिद ख़ान, मिसाल के तौर पर वजीउद्दीन, मिसाल के तौर पर शाइख उस्मानी, आप नाम ले लें। इस किस्म की एक लंबी फहरिस्त है। जो कॉम्पिटेंट लोग थे, जो समझते थे, वो इनको छोड़ते चले गए। अच्छा हफीज़ भाई, मैंने अभी देखा जो लास्ट इलेक्शन पीटीआई ने 2018 का जीता था, कुछ हल्कों से ये बात भी देखने में आई कि इन्होंने किसी और कुव्वत की ज़रिए ये इलेक्शन विन किया है। तो खैर जैसे भी किया, लेकिन विन किया। और उसमें कोई इनके जो पीटीआई के कैंडिडेट थे कराची से, उसमें से कोई 2-3 के अलावा सब गैर मुकामी। इसकी क्या वजह थी? देखिए, मैं इस चक्कर में तो नहीं फंसता कि मुकामी और गैर मुकामी के। मैं तो ये समझता हूँ कि सबके सब जो जीते उनको रात में सोते वक्त तकरीबन बेशतर को क्या सबको ये पता था कि वो हार रहे हैं। मेरे से तो राब्ते में रहते थे और सुबह उठे तो वो जीते हुए थे। तो इनको पता ही नहीं था कि ये जीत रहे हैं हार रहे हैं। तो ये जिताने वालों ने जिता दिया और आज तो जिताने वाले भी परेशान हैं और वो चीख रहे हैं कि हमने ये क्या कर दिया। तो अभी जो रिसेंट जो पीटीआई की बहुत बुरी हालत है, तो खैर पीटीआई आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान ज़मीन पार्टी से है, तो आगे कराची के लिए पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के या हफीज़ुद्दीन के क्या प्लान्स हैं कराची के नौजवानों के लिए? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल की लीडरशिप वो असल में ग्रास रूट लेवल की का प्रॉपर नौजवानों का रहनुमा है। और वो जब लीड करेगा, वो जो बात करता है उसकी बात में वज़न है, उसकी बात में सेंस है। और मैं समझता हूँ कि कराची के लोगों को सही अगर क़यादत की ज़रूरत है तो वो मुस्तफ़ा कमाल की शक्ल में मौजूद है। अच्छा हफीज़ भाई, अभी रिसेंटली मैंने 2-3 इलेक्शंस देखे हैं, उसमें पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का कहीं तीसरा नंबर, कहीं छठा नंबर, कहीं चौथा नंबर। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान ज़मीन पार्टी को आगे आने नहीं दिया जा रहा या पाकिस्तान ज़मीन पार्टी को कराची वाले वोट नहीं दे रहे? आप क्या समझते हैं? देखिए, ये दोनों बातों का मिक्सचर है। आने भी नहीं दिया जा रहा और वोट भी नहीं मिल रहे। इन बातों को तस्लीम करना पड़ेगा। वोट क्यों नहीं मिल रहे, उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। मैं समझता हूँ कि हमें लोग हमारे
वो हमारे मुस्तफ़ा भाई के हामी तो ज़रूर हैं, मुस्तफ़ा भाई की सपोर्ट तो सही कर रहे हैं और जानते हैं कि वो डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वो वोट कास्ट करने के लिए अपने घर से निकलते ही नहीं। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती है। एक तो इसमें नाउमीदी की बात भी हो सकती है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मुस्तफ़ा कमाल और उसकी पार्टी मजबूत खड़ी हुई है, हर 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 इलेक्शन को कंटेस्ट कर रही है, हर इलेक्शन में आगे आ रही है और वो ये बताना चाहती है कि हम लोगों के साथ अपने उसूलों पे खड़े हुए हैं। और देखें, असल बात यह है कि जो लोग खड़े रहते हैं वही आगे चल सकते हैं, जो खड़े नहीं रहते हैं वो आगे नहीं चल सकते। हिली टास्क है, मुश्किल मामलात हैं, लोगों को समझाना मुश्किल है कि वो निकलें, वोट डालें और मामलात को लेके चलें। मैं समझता हूँ वो वक्त आने वाला है जब लोग मुस्तफ़ा कमाल और को वोट देंगे और मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत को तस्लीम करेंगे और कराची से निकलने वाली इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये क़यादत पूरे मुल्क की क़यादत करेगी। अच्छा हफीज़ भाई, जब से मैंने इस शहर में होश संभाला है तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और 40 साल बाद अभी रिसेंटली पीपल्स पार्टी ने रेड बसेस कराची शहर को दी और कल ही जो है वो शर्जील इनाम मेमन साहब की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो वो इलेक्ट्रिक बसेस कुछ लेके आए इस शहर के लिए। लेकिन इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो वो कौन से रोडों पे चलाएंगे ये बसें? देखिए, ये जो है ना, ये तो थूक लगाने का काम कर रहे हैं मेरी नज़र के अंदर। ये बेवकूफ़ ना बनाए, यहाँ कराची के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। हमारा एक लालू खेत जो है वो लाहौर से ज़्यादा टैक्स देता है, पूरे लाहौर से ज़्यादा हम टैक्स देने वाले लोग हैं। हम दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेवकूफ़ हैं। हम चाहते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करें इस मुल्क की मईशत के अंदर, लेकिन हमें हमारा हक़ भी चाहिए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हक़ हम लेके रहेंगे। पीपल्स पार्टी, आपने जैसे कहा कि आपने होश संभाला और पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार को देखा है, फ़िक्र ना करें, आप पीपल्स पार्टी को डूबता हुआ भी देखेंगे और पीपल्स पार्टी का वो वक्त आ गया है, लोग इसको रियलाइज़ कर रहे हैं और सही तौर पर मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का ख़ात्मा शुरू होगा। अच्छा सर, ये क्या वजह है कि सिंध के जो लोग हैं, क्योंकि कराची और हैदराबाद के लोग तो माशाल्लाह शऊर रखते हैं, लेकिन सिंध से पीपल्स पार्टी जीती है और इन दोनों शहरों पे काबिज़ हो जाती है, तो सिंध के लोग अपनी सोच को क्यों नहीं बदल पा रहे? क्या उनके जहन बंद हैं या वडेरों की ग़ुलामी में लगे हुए हैं? क्या वजह है कि वो 40 साल से जो काम ही नहीं कर रहा उसी को बार बार मुंतखब करके असम्बली के अंदर भेज रहे हैं? देखिए, ये तो आपका नज़रिया है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। जो उन बेचारों की ज़रूरियात है वो उनको ऐसा फंसा रखा है। ये इस बात को समझिए, ये अर्बन और रूरल डिवाइड जो है ना, ये पीपल्स पार्टी को लेके चल रहा है। सही। अब हमें यहाँ, मैंने गांव देहात से आए हुए रूरल एरिया के अपने सिंधी भाइयों से बात की। मैंने उनसे पूछा कि भाई, तुम इधर आ जाते हो अपना घर छोड़ के, तुम्हें इसका क्या फ़ायदा है? तुमने कभी सोचा? तुम्हें तो घर छोड़ के आना पड़ता है, यहाँ पे तुम ऐसी झोपड़ी में रहते हो। उन्होंने कहा कि हम यहाँ झोपड़े में रह लेते हैं, हमें एक वक्त का खाना सैलानी से मिल जाता है, हम यहाँ पे कहीं मजदूरी कर लेते हैं, हम अपने बच्चों को रख लेते हैं, ना हमारे बिजली का बिल ना कुछ, हमारा काम चल रहा है। यहाँ पे हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, किसी ना किसी क्लिनिक में, कराची में कम से कम इतना तो हमें मिल जाता है। मैं समझता हूँ कि ये बेशऊर लोग नहीं हैं, इनको शऊर है, इनको पता है इनको गांव देहात में कुछ नहीं मिल रहा है। सही। और जब इनको कुछ नहीं मिल रहा गांव देहात में, तो उसके नताइज ये हैं कि वो शहरों की तरफ सफ़र करते हैं, यहाँ पे मजदूरी करते हैं, यहाँ पे नौकरी करते हैं, यहाँ पे नौकरी करते हैं या मजदूरी करते हैं और इस तरीके से वो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। वहाँ के लोग जो हैं तंग आ गए। आप उनको मौका मिला, सही क़यादत मिली, मैं कहता हूँ ऐसा सिंधी मुस्तफ़ा कमाल को वोट डालेगा, वो काम करने वाला है, वो मानता है इस बात को, ऐसे वोट डालेगा कि वो सोच ही नहीं सकता, दड़म तख्ता हो जाएगा पीपल्स पार्टी का। अच्छा हफीज़ भाई, ये शहर सबसे ज़्यादा टैक्स जमा करके देता है। जब भी जैसे कि आपने ख़ुद बोला कि हमारा लालू खेत जो है वो लाहौर से ज़्यादा टैक्स देता है,
तो क्या वजह है कि आज ये शहर यतीमी का शिकार है? कोई लीडरशिप इस शहर पे अभी तक नहीं है, मेरी मेरी नज़र में कोई इसको ऑन नहीं कर रहा सही तरीके से, जो जैसे ऑन करना चाहिए कोई लीडर ऑन नहीं कर रहा। ये शहर यतीमी का शिकार है। पहले हमने जब पिछले अदवार में अगर हम चले जाएं तो हमने देखा कि जो लीडरशिप होती थी, जो काम मुस्तफ़ा कमाल भाई के टाइम में ही हुए, ये नेमतुल्लाह खान साहब का दौर मैंने नहीं देखा। मैं उस टाइम, मेरी उम्र बहुत छोटी थी, तो मुस्तफ़ा कमाल भाई का टाइम देखा, बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। आप ट्रांसपोर्ट देख लें, ग्रीन बसेस उनके दौर में चली, और भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे। मेरे शापसल के अंदर शापसल टू कुरंगी जो ब्रिज है वो भी मुस्तफ़ा कमाल भाई के दौर में बना, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन अब ये शहर यतीम है, क्या वजह? देखिए, यतीम तो नहीं है, मैं कहूँगा बेटा इसको रेक्टिफाई करो। ये अपने मुखालफिन को यतीम बना देगा, फ़िक्र ना करें। हम अपने काम से इनको इनके मुकाम तक पहुँचाएंगे, और मुस्तफ़ा भाई जैसा लीडर इस वक्त इस कौम के साथ है, ये पूरे सिंध के साथ है। मुस्तफ़ा भाई कराची का लीडर नहीं है, पूरे सिंध पाकिस्तान का लीडर है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त और हालात इस बात का सबूत मुहैया करेंगे कि अखलाक और काम की ताकत, क्वालिटी की प्रोडक्शन की ताकत इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्रिवेल करेगी, और मुस्तफ़ा कमाल इस मुल्क के अंदर लोगों को सर्व करेगा। अच्छा हफीज़ भाई, आपसे बातचीत की बहुत मज़ा आया। आखिरी पैगाम कराची वालों को जाते जाते क्या देना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि ना हो नाउमीद, नाउमीदी ज़वाले इल्म व अरफ़ा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। चलें, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थे हफीज़ भाई। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये प्रोग्राम मेरा बहुत पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल कैनवा स्टूडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और